Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Let's start Theory of Evolution. Darwin and Wallace together suggested the following based on evidence and rigorous study. First, various variations found in organisms led to the diversity in the ability of them to survive in nature. Some live long while others for a short period of time. Some produce more offsprings while others less offsprings. Populations of those that have great ability to survive have more chances of evolving other over the others. Thus, over time, we have new composition of the population of organisms with those apparently suited better to certain sets of environmental conditions. ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आपका क्या बोल रहा है कि डार्विन और वेलिस ने, ठीक है, डार्विन और वेलिस ने एक साथ मिलकर जो भी उनको एविडेंसेस मिले थे और जो उन्होंने स्टडी की उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ फॉलोइंग्स जो हैं, कुछ जो पॉइंट्स हैं वो सजेस्ट किए हैं, वो आपका ये है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो जो वेरिएशंस होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो अलग अलग जो अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं वो क्या दिखाता है आपका, वो उनकी एबिलिटी को दिखाता है कि किस तरीके से वो नेचर पे सरवाइव कर पाते हैं। कुछ जो रहते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा दिन तक जीते हैं और कुछ जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही जीते हैं। कुछ कुछ जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स बहुत, जिनके उनके जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और किन्हीं के बच्चे क्या होते हैं बहुत कम होते हैं। पॉपुलेशंस जो है उनकी वो उनकी ज़्यादा एबिलिटी सर्वाइव करने की ज़्यादा एबिलिटी पर क्या करती है, जिनके पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं उनकी जो एबिलिटी रहती है सर्वाइव करने की और उनके जो चांसेस रहते हैं इवॉल्व होने के वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। इसीलिए टाइम के हिसाब से जो न्यू कंपोजिशन है पॉपुलेशन में पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म में वो आपका अपेरेंटली क्या होता है, सर्टेन कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस में सूट करता है। सेकेंड पॉइंट, न्यू वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में एमर्ज सडनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू नेचुरल कलामिटीज। ठीक है, नई वेराइटी के ऑर्गेनिज्म जो है वो अचानक से क्या हो सकते हैं, अचानक से आ सकते हैं कुछ नेचुरल कलामिटी होने के कारण। ठीक है, जो कि प्रीवियस में जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म या प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनसे क्या हो सकता है, नई वैरायटी के ऑर्गेनिज्म जो है वो एमर्ज होकर आ सकते हैं अगर कोई भी नेचुरल कलामिटी होती है तो। थर्ड पॉइंट, वेरियस ऑर्गेनिज्म have had similar ancestors and thus the evolutionary relationship may be represented by a diagram showing a branched tree। ठीक है, देखिए कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनके उनके जो एंसेस्टर्स है, उनके जो पूर्वज है वो क्या है, सिमिलर है, जिसकी वजह से जो उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उनको एक डायग्राम के थ्रू शो किया जा सकता है। ठीक है, ये ब्रांच्ड ट्री है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा आपका डायग्राम, इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, उनके जो रिलेशनशिप है उसको शो किया जा सकता है। फोर्थ, variations are found in populations of organisms. Only some variations or variable characters pass on from one generation to the next। वेरिएशंस जो हैं जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जनसंख्या में, पॉपुलेशंस में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस देखे जा सकते हैं और कुछ जो वेरिएशंस है वो उनके कुछ जो वेरिएशंस है या फिर जो उनके वेरिएबल कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होती है, पास होती आती है। Such variations over generations lead to formation of populations of organisms that may show remarkable change from their ancestral types. These variations often prove to be advantages for the organism that have them over others that do not have them। ठीक है, ये जो वेरिएशंस हैं जनरेशंस, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशंस पे आता है और पॉपुलेशंस जो है ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, बहुत एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो वेरिएशंस आते हैं और साथ में जो पॉपुलेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज लाता है उनके पूर्वज के समय में। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो पूर्वज जो एंसेस्टर्स थे उनमें और बाद के में जो कि जनरेशन के बाद में जो आए हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा चेंज लेकर उनमें बहुत ज़्यादा चेंज हमको देखने को मिल सकता है। ये जो वेरिएशंस है वो ये प्रूफ करते हैं कि जो एडवांटेज है ऑर्गेनिज्म, जो एडवांटेजेस है जो ऑर्गेनिज्म को मिला है वो
आगे बढ़ते मीन्स उनके पास में वो एडवांटेज है और साथ में एक के बाद एक में क्या हुआ है वो आगे बढ़ता गया है। Populations of organisms that have advantageous variations usually start growing more profusely in an area, affecting the population composition there. Those with less advantageous variations are nearly replaced by those that bear more advantageous variations, leading to evolution. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसी एरिया पे, ठीक है, किसी एरिया पे या सपोज कर लेते हैं कोई एक जगह पर जहाँ पर एडवांटेज जो वेरिएशंस हैं वो उनको मिले हैं, वेरिएशंस एडवांटेजेस वेरिएशंस मिले हैं, वहाँ पर उनकी जो जनसंख्या है, वहाँ पर जो उनका पॉपुलेशन है वो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग जाता है और वहाँ उस एरिया का जो पॉपुलेशन रहेगा वो काफ़ी क्या हो जाएगा, वहाँ का जो कंपोजिशन है वो काफ़ी अफेक्ट होने लग जाएगा। वहीं पर जहाँ पर जिनको लेस एडवांटेजेस वेरिएशंस मिले हैं वो क्या होता है, वहाँ के लोग जो है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पर उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म में अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास में उतने फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को धीरे धीरे चेंज हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। Could the extinction of dinosaurs be due to the evolution of population of organisms having more advantageous variations? What is your opinion about this? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक्सटेंशन हुआ है, डायनासोर्स का जो एक्सटेंशन हुआ है वो इवोल्यूशन की ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन के इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। क्या वो ज़्यादा एडवांटेजेस वेरिएशंस थे? क्या आपका ओपिनियन है, ये यहाँ पर पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जो कि जो कि क्या है आपका बर्ड्स का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर है जो कि साउथ अमेरिका मेनलैंड से आए हैं और फिर धीरे धीरे जो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, जो उनके मीन्स जो इवॉल्व होते गए हैं, जो कि बर्ड्स वगैरह जो है वो इवॉल्व होते गए वो है। जैसे कि वेबलर फिंचेस यहाँ पर भी दो टाइप में हो गए, एक ग्रीन वेबलर फिंच, एक ग्रे वेबलर फिंच। फिर उसी तरीके से यहाँ पर बर्ड ईटर, ठीक है, प्लेटिस्पाइसिस प्लेटिसाइजस क्रैस्टरोसिट्सिस, ठीक है, वेजिटेरियन फिंच है ये भी। तो इस तरीके से क्या हो गया है, ये मीन्स यहाँ पर फिंच के बारे में बताया, फिंच यहाँ पर मीन्स यहाँ पर चोंच के बारे में बताया, फिंच यहाँ पर ये एक वेजिटेरियन एनिमल है। यहाँ पर इनकी जो चोंच है वो आपका ग्रीन है, यहाँ पर आपका ग्रे है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी स्मॉल फिंच है इनकी, ये आपका मीडियम ट्री फ्रेंच है, यहाँ पर आपका लार्ज ट्री फ्रेंच है। ठीक है, तो इस तरीके से जो उनके उनके जो अ, उनके जो फिंच हैं वो क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। लेकिन सबके कॉमन एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, आपका एक दिए हुआ है जो कि साउथ अमेरिकन मेनलैंड से थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ब्रांच्ड ट्री है जो कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है। डू यू नो डार्विन हैड रिटन द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाइल वेल द बुक डार्विनिज्म in which they proposed the evolutionary theory and provided evidences for the same. These books were published in the year 1859 and 1889 respectively. ठीक है, यहाँ पर आपको छोटा सा एक नॉलेज के बारे में डार्विन के बारे में बताया गया है कि डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और बाय नेचुरल सिलेक्शन के नाम से बुक लिखी थी और वेलिस ने डार्विनिज्म के नाम से बुक लिखी थी और दोनों ने ही इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में और साथ में कुछ एविडेंसेस जो उनके पास थे वो उन्होंने उस बुक में लिखे हैं। ये जो बुक है वो आपका 1859 में पब्लिश हुई है और 1889 पे मीन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो आपका 1859 में पब्लिश हुई है और डार्विनिज्म जो है वो आपका 1889 पे पब्लिश हुई है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, adaptation and speciation. We have studied that the beaks of finches showed variations according to the availability of food resources. Populations of finches had flown from equator, and according to availability of resources, different populations of finches have become suited to environment of different islands. The process of change by which organism or species become better suited to the environment is called as adaptation. देखिए, हम लोगों ने अभी देखा कि जो फिंचेस होते हैं, जो बीक्स होते हैं या फिर जो फिंचेस होते हैं
बर्ड्स में जो फिंचेस वगैरह हमको देखने को मिलते हैं वो वहाँ की अवेलेबिलिटी, जो फूड जो वहाँ पर उनके आसपास में जो फूड रिसोर्स अवेलेबल है उसके ऊपर होते हैं, वेरिएशन वहाँ पर देखने को हमको मिलता है। जो पॉपुलेशन है फिंचेस का वो क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर वहाँ की अवेलेबिलिटी, जो वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेस है उनके हिसाब से या वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है। ये जो प्रोसेस है चेंज का ऑर्गेनिज्म का या स्पीशीज का, वो दिन हमेशा क्या हो जाता है, बेटर, वो वहाँ पर वहाँ के एनवायरनमेंट को जो सूट कर रहा है उनके हिसाब से जो चेंज है वो होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आसपास का एनवायरनमेंट अगर किसी के लिए फेवरेबल है तो उस तरीके से क्या होते हैं वहाँ पर इवोल्यूशन जो है वो होता है। इसे कहते हैं आपका अडेप्टेशन। ठीक है, क्या है ये, जो चेंज हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो प्रोसेस जो भी उन सपोज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रीवियसली जो एग्जांपल दिया था वो फिंचेस के एग्जांपल थे, ठीक है, बीक्स के एग्जांपल थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से, वहाँ के फूड रिसोर्सेज के हिसाब से क्या हो गया है, उस ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर चेंज आ गए हैं, जिसको क्या कहा जाता है, आपका अडेप्टेशन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ठंड के टाइम पे क्या होते हैं आपका, जब हमको ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से अडेप्टेशन है। अगर हम अभी जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन पे रह रहे हैं, अगर हम किसी पोलर रीजन में चले जाएंगे या किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पर डेजर्ट है, तो हमको वहाँ के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे या वहाँ के हिसाब से हमको क्या रहेगा, एनवायरनमेंट में ढलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका अडेप्टेशन कहलाता है। Were dinosaurs not well adapted to the changing conditions of environment that they could not survive and become extinct? ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा है कि क्या उस वक्त पे जो डायनासोर्स थे वो अडेप्ट नहीं कर पाए थे हमारे जो कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस चेंज हो रहे हैं उनको, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए। हाउ डू यू थिंक द फिशेस ऑफ कुटुमसर केव्स अडाप्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ द केव? ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस तरीके से जो कोटमसर केव्स में जो फिशेस रहती हैं वो अपने आप को अडेप्ट करती हैं एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, डार्विन हैड ऑब्जर्व्ड दैट द फिंचेस ऑफ गैलापागोस were so varied that finches of one island could not be bred with finches of other islands. The evolution of organisms is such that they vary so much as not being able to interbreed has been considered as the process of specialization. द प्रोसेस में फास्ट ड्यू टू नेचुरल कलामिटी और स्लो अदरवाइज। ठीक है, देखिए यहाँ पर डार्विन ने जो ऑब्जर्व किया था, जो फिंचेस जो ऑब्जर्व किए थे गैलापागोस में, वहाँ के फिंचेस और किसी दूसरे आइलैंड के जो फिंचेस थे वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस में थे, मीन्स काफ़ी ज़्यादा अलग थे। जो इवोल्यूशन था ऑर्गेनिज्म का वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था। जो वहाँ पर वहाँ के जो फिंचेस थे और यहाँ के जो फिंचेस थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग जो है वो डार्विन को देखने को मिले। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, इंटरब्रीड का जो प्रोसेस है, उसको आपको क्या है, इसी को कहा गया है प्रोसेस ऑफ स्पेसाइशन। ठीक है, स्पेसिएशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन। ठीक है, ये जो है, ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है नेचुरल कलामिटी के हिसाब से, या फिर अगर स्लो है, मींस या तो बहुत ज़्यादा स्लो होगा या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है किसी भी नेचुरल कलामिटी के हिसाब से। या नॉर्मली अगर अगर देखेंगे तो जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, लेकिन अगर अचानक से कोई नेचुरल कलामिटी आ जाती है तो जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। What are species? Species were considered to be those groups of organisms, even during Darwin's time, that could sexually interbreed and produce offsprings that are viable. Meaning, here is having the ability to reproduce. The definition of species on the basis of their ability to interbreed sexually is considered as biological species concept. ठीक है, स्पीशीज क्या होता है, तो स्पीशीज ऐसे ग्रुप को या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनमें कि डार्विन्स के हिसाब से कि जो कि अपने आप को क्या कर पाते हैं, इंटरब्रीड कर पाते हैं या फिर अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाते हैं या फिर इंटरब्रीड कर पाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्पीशीज कहलाएगा। जो डेफिनेशन है स्पीशीज का वो उनके एबिलिटी या फिर उनकी किस तरीके से वो इंटरब्रीड कर पाते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है, और इसको बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ये आपका आपका नॉर्मली बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट भी है। नेक्स्ट देखते हैं, डार्विन was concerned regarding this definition as he had observed several species of tortoise
reptiles, etc., that could interbreed but were so varied that it would have been better to consider them as a new species. Through the definition of biological species has helped us to organize them under the scheme of the systems of classification from 2 kingdom to 5 kingdom, etc. It has not helped us in organizing groups of organisms like bacteria, certain plants, etc., that reproduce asexually. देखिए, डार्विन डार्विन जो थे वो ये जो स्पीशीज का जो डेफिनेशन था उससे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड थे, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कई सारे ऐसे स्पीशीज थे जैसे कि टोटॉइस या रेप्टाइल्स के कुछ ऐसे स्पीशीज उनको देखने को मिले जो कि इंटरब्रीड तो कर सकते हैं, लेकिन बाद इंटरब्रीड करने के बाद में जो एक स्पीशीज जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक नया स्पीशीज हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज जो डेफिनेशन था बायोलॉजिकल स्पीशीज था, वो आपका उनका ऑर्गेनाइज करने में क्लासिफिकेशन को ऑर्गेनाइज करने में, जैसे कि हम पहले क्या था आपका 2 किंगडम थे, फिर 5 किंगडम हुए, वो बहुत जो जो मीन्स जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो था वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि बैक्टीरिया या कुछ प्लांट्स जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन था वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। Darwin had been conducting experiments to find out how variations come to occur among organisms and how they were inherited. He had conducted extensive experiments on plants like Mirabilis, the 9 o'clock plant, and animals like pigeons. Quite unknown to him, a contemporary of Darwin, George Johann Mendel, had actually described the process of extensive experiment that we shall study about the chapter 15 heredity. देखिए यहाँ पर डार्विन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो कंडक्ट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मिराबिल्स नाम के प्लांट में और पीजन्स जैसे एनिमल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो कंडक्ट किए। और यहाँ पर जॉर्जर जोहन मेंडल ने भी कुछ प्रोसेस जो थे वो डिस्क्राइब किए, एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर किए, जिसको हम चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।